हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर के 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। उन दोनों वीडियोस के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं बुक के अंदर वो आपको जरूर सोल्व करना है। आगे अपन पढ़ते हैं मोबिलिटी। लास्ट टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो के अंदर था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डेनोटेड बाय वी विच इज ई कैपिटल ई टो बाई एम। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टेंट है। एम यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टो का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक जा रहा है। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो 2 टक्कर के बीच में, 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो टो है। ये टो किस पे डिपेंड करता है? कल या लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, टो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसी को कांस्टेंट कर दिया। अरे भाई टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दिया तो टो भी तो कांस्टेंट हो गया। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर टो इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि ये डिपेंड ही टेम्परेचर पे कर रहा है। इसका मतलब ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे टो भी कांस्टेंट। ऐसा अगर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनल हटाने पे कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर म्यू। म्यू का मतलब है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कभी भी नहीं है, हर बार नहीं है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से म्यू बराबर कितना मिला? वी अपॉन ई। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो क्या हुआ मोबिलिटी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेशियो ऑफ drift velocity to applied electric field is called mobility. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो रेशियो है उसको क्या बोला जाएगा? मोबिलिटी बोला जाएगा। ठीक है। मोबिलिटी यहां से देखो, मोबिलिटी कांस्टेंट क्या है? ई टो बाई एम। ई टो बाई एम, दिस इज मोबिलिटी। ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मोबिलिटी कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ये ध्यान रखना, इसकी यूनिट डायमेंशंस आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट यानी कि आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी, इन दोनों में रिलेशन। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो फॉर 2 मार्क्स। अब ये रिलेशन खुद ही 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन कभी अलग से नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में अब आगे जितने भी डेरिवेशंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्ट इसका होगा। ये वाला रिलेशन बहुत सारे दूसरे डेरिवेशंस को डिराइव करता है। इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आएगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस रिजल्ट पे, उस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए, आगे आने वाले दूसरे डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है खुद का, इसका खुद का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है एल, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का वोल्टेज है वी। वी वोल्टेज की वजह से यहां पर आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलते नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेंगे रैंडमली, लेकिन जो उसका छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी तरफ होगा। क्यों इस तरफ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट उसका होता रहेगा। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन चलेंगे रैंडमली, रैंडम मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता जाएगा उसका। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जिस वेलोसिटी से जाएंगे उसी को बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अपने को पता है करंट बराबर क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल टाइम इज टी। तो अब अपने को चार्ज पता करना है और टाइम पता करना है। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में ही तो मूव करेंगे, और कहाँ करेंगे? कंडक्टर में करेंगे।
जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में मूव करेंगे। कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे L, कितनी स्पीड से करेंगे Vd से। तो टाइम पता चल जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम यानी कि t, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है L डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, कितनी वेलोसिटी से करना है Vd से करना है, इक्वेशन नंबर 1। तो टाइम की तो वैल्यू पता चल गई मुझे L/Vd। अब पता करना है चार्ज। चार्ज कहां से आया है, चार्ज आया है फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, आयरन में अलग होंगे, एल्यूमिनियम में अलग होंगे, सबके अंदर अलग अलग होंगे। वो होता है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एक छोटा सा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, छोटी सी लेंथ dl ले ली, तो ये पर यूनिट इतने से वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो टोटल कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में n है, उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो a है, लेंथ l है, तो Na इंटू l। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपने को तो चार्ज पता, नंबर थोड़ी पता करना है, चार्ज पता करना है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है E, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इतना इंटू E। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा Q, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज। अब Q पता चल गया, T पता चल गया, तो I इज इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू है NaL इंटू E, टाइम की वैल्यू है L/Vd, L से L कैंसल, I इज इक्वल टू NeAVd। अब ध्यान से देखो बेटा, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है कांस्टेंट। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो एरिया, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो करंट किस पे डिपेंड करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है, करंट भी उतनी ज़्यादा है। तो I इज इक्वल टू NeAVd, इसको रट लो ऐसे 5-10 बार बोल के, I इज इक्वल टू NeAVd। फिर गलती कहाँ होती है, गलती होती है यहाँ पर n में। n इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वापस बोल रहा हूं, n इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान रखना है। I इक्वल टू NeAVd, ये एक रिलेशन हुआ, रिलेशन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशन, इसी फॉर्मूले से आगे बहुत सारे रिलेशन डिराइव होते जाएंगे। I इज इक्वल टू NeAVd। Vd की जगह क्या लिख सकते हो आप, Vd की जगह लिख सकते हो आप म्यू इंटू ई, अभी लिखा हुआ था यहाँ पे मोबिलिटी वाला। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ए को नीचे ले लो, I/A Ne म्यू ई। करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी, Ne म्यू ई। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला और होता है, लास्ट वीडियो के अंदर क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E, कैपिटल E τ/m, एन E इंटू ई हो जाएगा E² AE τ/m। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम। यहां से भी एरिया को नीचे ले आओ, तो करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू NE² E τ/m। करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी NE² कैपिटल E τ/m। अभी ये रिलेशन 4-5 मैंने बताए हैं, बहुत सारे रिलेशन और भी यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, शायद उससे भी पहले भी पढ़ी है। ओम्स लॉ क्या होता है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट तब फ्लो होगी
जब इसको अपन कनेक्ट करेंगे बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करने पर इसके अंदर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो होगी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होती जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज ओम्स लॉ? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across it। अब देखो बेटा एक चीज और भी है, अपन जब भी बोलते हैं तो केवल पोटेंशियल बोल के रुक जाते हैं, पर एक्चुअली पोटेंशियल होता कुछ नहीं है। जो भी होता है वो सब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। क्या यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हो जाती है क्या, या आगे कुछ और है? क्या है? इफ फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। क्या है ये फिजिकल कंडीशन? पता है आपको, फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये सारी चीजें फिजिकल कंडीशन को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है R, तो V इक्वल्स टू IR या V इक्वल्स टू RI। दिस इज द ओम्स लॉ, रिजल्ट ऑफ ओम्स लॉ। यहां से R बराबर क्या मिल रहा है? V अपॉन I। इस R को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है रेजिस्टेंस? ये सारी चीजें अभी अपन पढ़ने वाले हैं। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है वो पढ़ेंगे, पहले यहां से आ जाओ, यहां से देखो V अपॉन I। क्या इसकी कोई ऐसा यूनिट होगी क्या? बिल्कुल होगी ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट, V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ R। इसको प्यार से ओम बोला जाता है और ज्यादा प्यार से इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का। इस रेजिस्टेंस का एक सिंबल भी होता है, इसकी डेफिनेशन भी है। सिंबल डेफिनेशन दोनों की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ओपोजिशन, मना करना, रोकना, टांग अड़ाना, ऐसा कुछ मतलब निकल रहा है रेजिस्टेंस का। क्या होगा जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगी? अब करंट की डेफिनेशन पे आ जाओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज पे आ जाओ, कंडक्टर में कौन से चार्ज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस वायर से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो उनको मूव करने से कोई रोकेगा, कोई उनके रास्ते में अपोजिशन लाएगा। दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी वो भी अपन यहां से देखते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, ऑब्स्टेकल कौन ला रहा है? कोई तो होगा जो ऑब्स्टेकल ला रहा होगा। पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस भी है, तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो उनको चलने से रोकेंगे। कौन रोकेंगे? कंडक्टर के जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो रोकेंगे। तो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराता है? कंडक्टर के पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाई, ऑब्स्टेकल कौन प्रोवाइड करा रहा है? पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर, पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट कह करके छोड़ देना सही नहीं होगा, पूरी चीज बतानी होगी। ऑब्स्टेकल कौन ला रहा है? ऑब्स्टेकल ला रहे हैं पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसका एक सिंबल भी होता है, रजिस्टर का सिंबल होता है ये, ऐसे दिखाते हैं। क्या इसका मतलब ऐसी कोई डिवाइस होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। ये क्या है? ये फैन है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं क्या यहाँ पर फैन तो बनाने से रहा है ना, तो हर तरह के रजिस्टर को ऐसे दिखाया जाता है। रजिस्टर यानी कि कंडक्टर, जहाँ करंट फ्लो हो रही है, जहाँ करंट जा रही है वो रजिस्टर है। फैन है, बल्ब है, ये सारी चीज़ें है ना। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। सर्किट में इस तरीके से अपन उसको लगाते हैं। आर बराबर होता है V अपॉन I। आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वोल्ट पर एम्पियर।
ठीक है ना। डायमेंशंस निकालो इसकी। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, नीचे क्या है I। वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है m L2 T-2, चार्ज की क्या होती है A1 T1 और करंट की क्या होती है A1। टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा m L2, ये 1 ऊपर जाएगा T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रजिस्टर। फिर से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल मैं V से 2V कर दूं, क्या कर दिया, बैटरी का पोटेंशियल मैंने V से 2V कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अभी R बराबर V अपॉन I है, अब V को मैंने 2V कर दिया, क्या रेजिस्टेंस डबल हो गया क्या। नया जो रेजिस्टेंस है R डैश, ये V अपॉन I तो क्या था R था, तो R डैश इज इक्वल्स टू 2R। पोटेंशियल को डबल करने पे रेजिस्टेंस डबल हो गया, ये गलत है, ये गलत है, बहुत बड़ा क्रॉस लगा दो यहां पर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करंट पे डिपेंड करेगा क्या, करंट को डबल कर दिया तो R डैश इज इक्वल्स टू V तो उतना का उतना ही है, करंट पहले आई थी उसको डबल आई कर 2I कर दिया, ये V अपॉन I तो R है। तो क्या करंट को डबल करने से रेजिस्टेंस आधा हो गया क्या, ऐसा भी नहीं होता है। तो क्या हुआ फिर, इस फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ, फॉर्मूला तो लिख दिया अपन ने R बराबर V अपॉन I, V को डबल करने पे R डबल ही नहीं हो रहा है, I को डबल करने पे R आधा ही नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूले का मतलब क्या है, फॉर्मूले का मतलब है ये V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल हटाने पे क्या आया, कांस्टेंट। अरे वो कांस्टेंट ही क्या जो बार बार बदल जाए, फिर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता है वही तो कांस्टेंट है। तो V को चेंज करने पे R चेंज नहीं होगा, I को चेंज करने पे R चेंज नहीं होगा। R किसके चेंज करने पे चेंज होगा, जिस चीज को अपन ने कांस्टेंट माना था। फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल, इनको चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा, V और I से चेंज नहीं होगा। अरे V और I तो खुद ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर आपने वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी डबल हो जाएगी। तो जैसे ही आपने वोल्टेज को डबल किया करंट भी डबल हो गई, वापस से V अपॉन I, रेजिस्टेंस वो का वही रहा। करंट को आधा किया तो वोल्टेज आधा, वोल्टेज को डबल किया तो करंट डबल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्टार पॉइंट बना करके लिख के लिखना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। अब ये फिजिकल कंडीशन क्या क्या है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल, इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। उसके आगे की बात अपन देखते हैं। अगर V और I के बीच में ग्राफ बनाना हो किसी कंडक्टर के लिए, वोल्टेज और करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, ओम्स लॉ क्या है, V बराबर RI। ये V कौन सी एक्सिस पे लिया है, V को लिया है Y एक्सिस पे। करंट को कौन सी एक्सिस पे लिया है, X एक्सिस पे। और R क्या है, कांस्टेंट, Y इक्वल्स टू mx। Y इक्वल्स टू mx इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो V और I का जो ग्राफ बनेगा, यानी कि ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओम्स लॉ को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये एंगल है थीटा। अब थीटा के बारे में पता है, ये m क्या होता है बेटा, m इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। लेकिन m का मतलब क्या है, r, तो यानी कि r क्या हो गया, स्लोप ऑफ कर्व। कौन से कर्व का स्लोप, VI कर्व का स्लोप। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस। और किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, tan थीटा।
तो r इज टू टेन थीटा इन वी आई कर्व। y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे करंट है, तो उस ग्राफ का टेन थीटा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। लेकिन ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है, I और V के बीच में, I और V के बीच में ग्राफ बना दिया। तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, यहां से R इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी I इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी। करंट कौन सी एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी एक्सिस पे है, X एक्सिस पे। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो 1 बाई रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। Y इक्वल्स टू एम एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अब की बार m का मतलब y इक्वल टू एम एक्स में m का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व। लेकिन यहां पर m की वैल्यू पहले r थी, अब m की वैल्यू r नहीं है, अब m की वैल्यू क्या है, 1 बाई आर। 1 बाई आर इज द स्लोप ऑफ कर्व। कौन सा कर्व, आई वी कर्व। पहले कौन सा था, वी आई, अब कौन सा कर्व है, आई वी। तो 1 बाई आर बराबर स्लोप है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई स्लोप ऑफ आई वी कर्व। स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, तो r बराबर 1 अपॉन टेन थीटा इन आई वी ग्राफ और r बराबर टेन थीटा इन वी आई ग्राफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसे अगर माना कि दो ग्राफ बना दिया आपके सामने, ये है V और ये है I, ये कंडक्टर A, ये कंडक्टर B। आपको पूछा है कि A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो VI ग्राफ के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप। B का स्लोप कम है, A का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन यही चीज अगर इसको उल्टा कर दिया जाए IV, तो अब की बार जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है।